Hello friends, we were talking about the evolution. हम लोग पहले जैव विकास के बारे में बात कर रहे थे. The name of the chapter is Organic Evolution. जैव विकास जिसको हम लोग कहते हैं. तो ये जो जैव विकास है उसमें हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वंस, यानी कि सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई. तो जीव से जीव हुआ, लेकिन जीव कैसे पैदा हुआ, ब्रह्मांड कैसे विकास हुआ उसका, वो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया था, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उन्होंने अज्यूम किए थे कि ये बने होंगे और फिर उससे एक सेल का निर्माण हुआ होगा. ये सब कुछ जो था अकल्पनीय था, नोबडी थॉट. लेकिन अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं था हमारे पास में, कोई प्रायोगिक प्रमाण हमारे पास में नहीं था, जिसकी वजह से हम कह सकें कि बिग बैंग थ्योरी जो है इट वाज 100% करेक्ट. इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मिलर और यूरे ने 1953 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कि मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. हालांकि यूरे वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. इसी प्रयोग को, ये तो छोटा सा एपरेटस था जो मिलर और यूरे ने बनाया, किया और सफलता भी प्राप्त करी. जर्मनी ने आज से 4-5 साल पहले कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का संयंत्र बनाया इसी थ्योरी को लागू करने के लिए, और अरबों रुपए खर्च कर दिए साहब उन्होंने. लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हुए, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना बहुत टेढ़ा काम था. एंड अल्टीमेटली दे गॉट अनसक्सेस टू गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द सेल्स. हम बात करेंगे अपने मतलब की. क्या है वो मिलर का प्रयोग? ये पूरा का पूरा उपकरण जो था वो कांच का बना हुआ था. और पहला प्रश्न ये बनता है कि मिलर और यूरे ने जो मिलर का प्रयोग किया था वो कब किया था? तो आंसर है 1953, 1953 के अंदर उन्होंने ये कार्य किया था. अब इसके अंदर उन्होंने एक ये बल्ब लिया, उसमें गैसेस ली. उन गैसेस के अंदर मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था और हाइड्रोजन था. जबकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था मीथेन, अमोनिया, वाटर और CO2. उधर हाइड्रोजन नहीं थी, इधर CO2 नहीं है, हाइड्रोजन आ गई है. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भाई हाइड्रोजन थी या नहीं. भाई पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन को अज्यूम ही नहीं किया था. दूसरा प्रश्न ये बना था कि मीथेन, अमोनिया और वाटर को किस अनुपात के अंदर उन लोगों ने लिया था? तो 2:1:2 के अंदर उन्होंने लिया था. ये क्वेश्चन आ चुका है. अब इस बल्ब में, जो कांच का बल्ब था, उसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले. एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर उन्होंने स्पार्क कराया. जैसे 2 वेल्डिंग के अंदर स्पार्किंग होती है, ऐसे स्पार्क कराया. और थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज, हजारों वोल्टेज, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज वॉज यूज्ड एंड फॉर मैनी मंथ्स. ये प्रयोग जो था कोई एक दिन में नहीं हुआ था, कई महीनों तक बेचारों ने उसको चलाया. थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज जो थी वो इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने यूज करी. सोचो कितना बिल आता अगर आज वो खर्चा करते तो स्पार्किंग करने पर इन गैसों के मध्य में रिएक्शन हुआ. कैसे हुआ? जैसे कि बादल जो ऊपर होते हैं और बिजली कड़कती है, बादलों के अंदर ये मान लो ये वाली गैसें हैं और बिजली जो कड़क रही है वो ये वाली रही, जिसकी वजह से कुछ द्रव लिक्विड बनने लगा और उसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ भी उत्पन्न हुआ इनकी अभिक्रिया के कारण. अब यहां पर ये कंडेंसर है, संगणक जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहां से जो भी कुछ गर्म होके आया होगा वो भाप बन के आ रहा होगा और फिर संगणक की सहायता से उसको पानी डाला गया और ठंडा करके उसको नीचे की तरफ डाला गया और पानी को बाहर निकाला गया. यानी कि इधर से पानी अंदर एंटर होता है, इधर से पानी बाहर की तरफ जाता है. तो ट्यूब तो बीच में से जा रही है बेटा,
उसके चारों तरफ ये ठंडा पानी होता है जिससे कि वो संघनित कंडेंस्ड हो जाता है, एंड देन दैट वाटर वेपर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर वह जल वाष्प जो होती है इसके अंदर की कुछ रासायनिक यौगिक थे वह जल बिंदुओं के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, जल बिंदुओं के रूप में निकलने लगी धीरे धीरे टप 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 करके। और फिर उस पानी को देखा गया तो उसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको देखने को मिले। ये जल जो था जिसके अंदर की अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसको यहां से निकाल लिया जाता है, दैट द ट्रैप्ड लिक्विड वाटर इज टेकन आउट। खोल लिया इसको और फिर नीचे उन्होंने एक पात्र लगाकर उसके अंदर प्राप्त किया। तो मिलर ने क्या प्राप्त किया था? मिलर ने केवल अमीनो एसिड प्राप्त किए थे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने ये पूछा था कि मिलर ने कौन सा अमीनो एसिड नहीं प्राप्त किया था। तो इसका आंसर ये होता है कि 4 ही प्राप्त किए थे। उसका कोड मैं आपको बता देता हूं, गाग या GGAA, यूं भी कर सकते हैं आग जी, ऐसे याद कर लो। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये 4 अम्ल ही मिले थे उनको बेचारों को, मिलर साहब को। लेकिन बाद में लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने क्या क्या पाया? उनको जो है प्यूरिन मिला, पिरामिडिन मिला, न्यूक्लियोसाइड मिला, न्यूक्लियोटाइड मिला, कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे कि हमारी सेल बनी हुई होती है उसको प्राप्त किया। ओके, अब शुरू में उन कंपाउंडों के मिलने से हमको प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड प्राप्त हुआ। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कौन सा प्राप्त हुआ था? सबसे पहले आरएनए। हमारी किताब कहती है कि आरएनए और प्रोटीन जो थी ये बड़े बड़े अणु थे, जाइंट मॉलिक्यूल थे। लेकिन ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमको मिला वो बिना एंजाइम के मिले थे। एंजाइम ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया था। ओके, अब क्या हुआ? सबसे पहले पृथ्वी पर एक क्वेश्चन आया था कि कौन सबसे पहले बना और कौन सबसे बाद में बना। सबसे पहले अमोनिया बनी, अमोनिया से वाटर बना, फिर न्यूक्लिक एसिड बना, फिर प्रोटीन बना। ध्यान रखना, पहले आरएनए बना और फिर प्रोटीन बना। ये कैसे बना मैं अभी आपको समझाता हूं। क्या हुआ, जब ये कार्बनिक यौगिक जो थे ये सारे के सारे समुद्र के अंदर बने थे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम कोशिका यानी कि फर्स्ट सेल कहां पर पैदा हुई थी? तो इसका आंसर होता है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले तो बादल थे, अपन ने पढ़ा था कि वो फ्लोटिंग क्लाउड्स बन गए थे अमोनिया और मीथेन के कारण, जो पृथ्वी पर हो गए थे। उसके कारण क्या हुआ, बाद में वो ठंडे हो गए। तो सेंटर के अंदर तो पृथ्वी के आपके जो है सबसे भारी धातु जमा हो गई, फिर उससे हल्की हो गई थी और बाहर लाइटर गैसेस जो है हल्की गैसें पैदा हो गई थी। अब ये वायुमंडल बन गया था, बट स्टिल देयर वाज नो ऑक्सीजन। अभी भी ऑक्सीजन नहीं थी। द एंटायर एनवायरमेंट वाज योर एनारोबिक, अवायवीय था। ओके, अब ये जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल थे, कार्बनिक यौगिक के जो मॉलिक्यूल थे, अब पानी तो गर्म था बेटा उस तक, पृथ्वी ठंडी तो हो रही थी, एकदम थोड़ी है जैसी आज है वैसी हो गई थी। बहुत ठंडा पानी था। याद करो, आर्की बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर मिलते हैं? 100 से अधिक। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, कार्बनिक यौगिक थे, ये तरंगीय गति के कारण, ये तरंगी गति हो रही है, उसके कारण ये पास 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 आ गए ड्यू टू द वेव एक्शन। तरंगीय गति के कारण क्या हुआ, ये सब पास पास आ गए। और इन स्ट्रक्चर्स को इन लोगों ने माइक्रोस्फीयर कहा, सॉरी कोएसर्वेट कहा। क्या बोला इसको इन्होंने? कोएसर्वेट। पहले बहुत आता था, अपनी किताब में कहीं दे ही नहीं रखा है, तो इसको बोलते हैं कोएसर्वेट कहते हैं। अब ये जो कोएसर्वेट थे, इन्होंने क्या करा,
छोटी छोटी सी संरचनाएं देनी शुरू कर दी, स्मॉल बॉडीज। इनको माइक्रोस्फीयर कहा गया, सूक्ष्म गोलक, यू कैन से। माइक्रो माने छोटा, स्फीयर माने गोला, ये दिया। अब ये माइक्रोस्फीयर जो थे वो कैसे बने? बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस। किससे बने ये? बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस ये बनना शुरू हो गए। तो अपन ने प्लस एंजाइम लिख दिया। मैंने कि भाई साहब आप हो कौन? उन्होंने बोली सर ये कोइसर्वेट है। कोइसर्वेट जो होता है उसने छोटी छोटी सी बॉडी देना शुरू कर दी, ये दे दी, ये दे दी, ये दे दी, और उसको उन्होंने क्या कहा? माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर के बीच में अगर आप देखेंगे तो लिपिड, एल लिपिड के अणु आपको देखने को मिलेंगे। तो यार ये माइक्रोस्फीयर प्रोटीन के थे, लिपिड के मॉलिक्यूल उनके बीच में पड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्रोटीन हो गया, ये लिपिड हो गई, ये लिपिड हो गई, ये लिपिड हो गई, ये लिपिड हो गई। कोइसर्वेट्स को प्री सेल, आद्य कोशिका भी कहते हैं, प्री बायोन्ड भी कहते हैं। ध्यान रहे इस चीज का, ऑल द थ्री दे आर द सेम थिंग। तो कोइसर्वेट ने क्या दिया? छोटी छोटी सी गोलक दिए। ये गोलक लाल लाल थे जिनके बीच में लिपिड प्रोटीन आकर फंस गए। तो अब क्या हुआ बेटा? ये एक सेल मेम्ब्रेन बन गई, जैसे कि कोई गुब्बारा समुद्र के अंदर हवा से भरा हुआ तैर रहा हो, तो ये गुब्बारा बन गया। तो मेम्ब्रेन, झिल्ली तो बनी गई, झिल्ली अलग अपने घूम रही थी। आ गया समझ में? बाद में क्या हुआ कि इसी के अंदर कौन चला गया? आरएनए भी कहीं बन रहा था, डीएनए भी कहीं बन रहा था। हालांकि पहले कौन बना? आरएनए। अब ये एक नई सेल बन गई, न्यू सेल ओरिजिनेटेड, यानी कि एक नई सेल जो है यह बन गई। इस सेल को इन लोगों ने क्या नाम दिया? ये नाम दिया। क्या हुआ? एंजाइमेटिक, पहले कोइसर्वेट बना, तरंगी गति के कारण मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए, थोड़े से सूख भी गए, उनको कोइसर्वेट कहा। कोइसर्वेट ने छोटी छोटी सी गोलक देना शुरू करी, जिसको माइक्रोस्फीयर कहा। ये सारा प्रोसेस जो हुआ एंजाइमेटिक अभिक्रिया के कारण हुआ। माइक्रोस्फीयर के बीच बीच में लिपिड के अणु आकर फंस गए, तो लाइपोप्रोटीन बन गई। लाइपोप्रोटीन से कौन बना होता है? कोशिका झिल्ली। अब बाहर कहीं दूसरी तरफ आरएनए था, डीएनए था, वो कहीं घूम रहे थे। घूमते घूमते दे गॉट अ चांस टू एंटर इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। इस सेल को नई सेल कहा गया। पहले हमने बोला था प्री सेल, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोसेल, प्रोटो सेल कहेंगे। उसको हमने बोला था प्री बायोन्ड, इसको बोलेंगे ई बायोन्ड। अब एडवांस हो गई, ये जटिल हो गई, बात समझ आ गया? ये प्रोटोसेल हमको जो है मिली। यहां भी लिख रखा है मैंने, इसको प्रोटोसेल भी कह सकते हैं, ई बायोन्ड भी कह सकते हैं, और प्रोटोबायोन्ट भी कह सकते हैं। प्रोटोबायोन्ट कहना, हाँ कह सकते हैं, ये प्री बायोन्ट है तो ये प्रोटोबायोन्ट है, इसको ई बायोन्ट भी कह सकते हैं अपन लोग। अब क्या हुआ? ये प्रोटोसेल आपको मिल गई, एक सेल आ गई साहब मार्केट में। अब जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? पानी में, प्रोटोसेल के रूप में। कोइसर्वेट, माइक्रोस्फीयर प्लस लिपिड, सेल मेम्ब्रेन, उसमें डीएनए और आरएनए ने एंट्री मारी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल मिल गई। डीएनए आरएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, नहीं है तो कौन सी सेल कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल। दिस प्रोकैरियोटिक सेल विच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू ओरिजिन वाज योर प्रोटोसेल। जो पहली सेल आपको मिली वो आपकी थी प्रोटोसेल। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं नीट के। प्रोटोसेल से कौन बना? वायरस। यानी कि बैक्टीरिया के पहले कौन बना था? वायरस। सेल बायोलॉजी के अंदर दे रखा है, मैंने बताया था आपको कि वायरस सबसे छोटा, फिर पीपीएलओ, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया। वो सीक्वेंस को याद कर लेना। तो वायरस यानी कि विषाणु बना। ओके। अब जो पहली प्रोकैरियोटिक सेल थी, द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स वर कीमो हेटेरोट्रॉफ। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी पोषण के आधार पर। सबसे पहले कौन पैदा हुआ, फिर कौन पैदा हुआ, फिर कौन पैदा हुआ। तो अभी जो है कौन पैदा हुए? रसायन पर पोषी सबसे पहले पैदा हुए। रसायनों से भोजन ग्रहण कर रहे थे,
उनके साहब अभी कोई हरी चीज़ तो पैदा हुई नहीं, भोजन वोजन कुछ है नहीं, जो भी कुछ केमिकल मिलता है उससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अब रसायन परपोषी के बाद में रसायन स्वपोषी जीव पैदा हो गए। ये कौन पैदा हो गया? रसायन स्वपोषी जीव पैदा हो गए। अपन भी तो पढ़ते हैं बैक्टीरिया के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर पहले कौन पैदा हुआ? कीमो ऑटोट्रॉफ। फिर कौन पैदा हुआ? फोटो ऑटोट्रॉफ, जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अभी भी साइनोबैक्टीरिया मार्केट में नहीं आया। इसका मतलब जो कुछ प्रोटोसेल से हो रहा है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, नॉन ऑक्सीजनिक है, उसी का नाम क्या हो गया? नॉन ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के सारा गेम चल रहा है। अब कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो गए जिनमें क्लोरोफिल पैदा हो गया, तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो गए साहब, सीधी सी बात है। और उन्होंने फोटोसिंथेसिस चालू कर दिया, उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम लोगों ने कहा। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पहले पैदा हुआ, हरे प्रकाश संश्लेषी, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं देते थे। अब क्या हुआ? अब साइनोबैक्टीरिया पैदा हो गया, जिसको कि अपन ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। उसमें से आपको मालूम है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजनित जीवाणु कौन? साइनोबैक्टीरिया। अब वायुमंडल के अंदर साहब ऑक्सीजन आ गई, ये एरोबिक हवा आ गई अब इनके अंदर, यानी कि ऑक्सीजन आ गई। इन सब के अंदर जो भी कुछ हो रहा है आपको ऑक्सीजन उपलब्ध थी, ऑक्सीजनिक प्रोसेस था, ऑक्सीजनित प्रोसेस था। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया। एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिक पैदा हो गए, ये सब एनारोबिक थे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी एनारोबिक था। बाद में एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पैदा हुआ जो कि साइनोबैक्टीरिया था। और इससे निकलने वाली जो ऑक्सीजन थी उसने क्या करा? जो वायुमंडल में आ गई, मीथेन के साथ में और अमोनिया के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दे दिया। वाटर भी दिया था उन्होंने, पहले मैंने बताया था आपको, लेकिन अपनी थ्योरी जो कहती है वो तो काल्पनिक थी। इसके अंदर अपन चाहें तो वाटर भी दे सकते हैं, बिकॉज इट इजिली फॉर्म्ड। अब ये ऑक्सीजन ने ये तो बना के दिया बेटा, लेकिन इसी के साथ में यही ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर काय में रूपांतरित हो गई? ओजोन के अंदर। ये ओजोन क्या करती है? याद करो, ओजोन लेयर जिसकी मोटाई आप डॉप्सन यूनिट के अंदर नापते हैं। आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इकोलॉजी में से, द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन विच यूनिट, कि ओजोन लेयर की मोटाई को किस में नापा जाता है? तो आंसर होता है डॉप्सन, DOBSON, डॉप्सन यूनिट के अंदर नापा जाता है। अब आता है हमारे पास में कि ये शनि ग्रह है, आता है कभी कभी। शनि ग्रह पर मीथेन की उपस्थिति प्रमाणित की गई है, सैटर्न पर मीथेन इज प्रेजेंट। मार्स और जुपिटर, मंगल और ग्रह के ऊपर सुना होगा कि साहब जीव है। अरे जीव कब पॉसिबल होता है? जब पानी होगा। पानी नहीं होगा तो जीव पैदा नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपने बीच में अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बर्फ जैसी चीज जो है मंगल ग्रह के ऊपर देखी गई। शनि पर तो मीथेन मिली, और बृहस्पति पर और मंगल पर क्या मिली? जीवन मिला। लोगों ने तहकीकात करी तो मालूम पड़ी सर पानी था ना, जिसकी वजह से ये प्रोटोसेल्स ऐसी पैदा हो गई होंगी वहां पे। दैट्स व्हाई दे से दैट देयर इज लाइफ ऑन द मार्स एंड जुपिटर। इसीलिए वो कहते हैं कि मंगल और बृहस्पति के ऊपर जीवन है। एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन? कि व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, कि चंद्रमा पर कोई भी जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका एक ही आंसर होता है, बिकॉज देयर इज नो वाटर ऑन मून, क्योंकि चंद्रमा पर बिल्कुल भी जल नहीं है। अब जीव पैदा हो गया। जीव जो पैदा हुआ तो पहले क्या बना? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर क्या बना? यूकैरियोटिक सेल। फिर क्या बना? यूनिसेलुलर। फिर क्या बना? यानी कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, सिस्टम बनेगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बना। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ अपन गए। इसी को तो जैव विकास कहते हैं। जैव विकास तो ये बताता है कि जीव से जटिल, सरल जीव से जटिल जीव कैसे पैदा हुए, लेकिन जीव कैसे पैदा हुआ ये हमने अभी आपको बताया। That is the point you have to keep in mind. Now regarding the evolution, जैव विकास के संदर्भ में different schools of thoughts are given. अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि डार्विन की
theory of natural selection. Alfred Russell was also involved in that. डार्विन जो था वह क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट माना जाता था। मेंडल का नाम सुना होगा। मेंडल ने कितना काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। जब उसने नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून के अंदर अपना कार्य प्रस्तुत किया था तो किसी ने भी बेचारे पे ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो पादरी है, इसका क्या ध्यान रखे, हमारा तो डार्विन बॉस है। फिर बेचारा मर गया मेंडल। फिर ह्यूगो डेवरेज, शेरमार्क और एक और नाम था कार्ल कॉरेंस, उन तीनों ने मिलकर डार्विन के कार्यों की पुनरावृत्ति करी, उसको रिवाइव किया, तब जाके उन्होंने मेंडलिज्म दिया था। मेंडल नेवर गेव द मेंडलिज्म। मेंडल ने तो कभी कोई मेंडलिज्म दिया ही नहीं था। वो तो सिर्फ किताब के अंदर लिखता जाता था। उसके कार्यों को नियमों में रूपांतरित करने का काम जो है वो किसने किया था? इन तीनों व्यक्तियों ने। खैर, दैट इज द पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स। हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रुसेल ने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन, वो प्राकृतिक वर्ण के ऊपर आधारित थी। और बाद में आया लेमार्क। लेमार्क ने भी एक थ्योरी दी थी, अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत, यूज एंड डिसयूज ऑफ द थ्योरी, या जो कह दीजिए थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर विच आर बीइंग इनहेरिटेड, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ये सिद्धांत क्या थे, कैसे थे, इनमें क्या क्या चीज़ की कमी रही थी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।